हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11th क्लास की, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें जल और महासागर के बारे में समझाया गया है। तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा, जिसमें महासागरीय जल के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। बिना जल के कोई जीवन नहीं है। वायु की तरह जल भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि पानी ही नहीं होता, यदि जल ही नहीं होता, तो जीवन ही नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो महासागरों में से ही हुई है। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य तथा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। कहीं भी हमें पूरे सौरमंडल में, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वहां पर जल नहीं मिलता। किसी भी अन्य ग्रह पर जल की उपस्थिति नहीं है, केवल हमारी पृथ्वी पर ही है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पानी की उपस्थिति है। जलीय चक्र क्या होता है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में, यानी कि जो जल है वो चक्र के रूप में चलता रहता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। तो इस प्रकार से जो जल है उसका चक्र चलता रहता है। महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। जब से पृथ्वी में हमारी जो गैसेस हैं वो बननी स्टार्ट हुई है, पृथ्वी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई है, तभी से जो जल है वो लगातार अपने चक्र की फॉर्म में चल रहा है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल जो है कहीं कहीं पर अधिकतम है और कहीं कहीं पर बहुत कम या फिर नहीं, ना के बराबर ही है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में, अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण करता है। हमें पृथ्वी पर जल की हर तरह की फॉर्म दिखाई देती है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। ठोस हमें दिखाई देती है जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, जो हमारे पर्वत होते हैं, उस पर जो जल है वो बर्फ की फॉर्म में जमा रहता है। हिमनद वगैरह जो होते हैं, द्रव की फॉर्म में तो जल रहता ही है, और गैस की फॉर्म में जो जलवाष्प है वो हमें दिखाई देते हैं। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी होता है। यहाँ पर दिखाया गया है जलीय चक्र को। तो जलीय चक्र में हमें यहाँ पर दिखाई देता है मृदा में वेधन, भूमिगत प्रवाह, जो भूमिगत जल होता है उसमें हमें जल दिखाई देता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। यह है महासागर। यहाँ पर हो रहा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है, सूर्य की किरणें पड़ रही है। सूर्य की किरणें होने से जो जल है वो गर्म हो रहा है। गर्म होकर के उसका जो है वो ऊपर उठ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन होकर के यहाँ पर बादल बने, और बादल बन के इसको हम संघनन कहते हैं। फिर ये संघनन होकर के वर्षा के रूप में फिर से जो है पृथ्वी पर आ जाता है। यहाँ पर हो रही है वर्षा। तो इस तरह से यहाँ से लेकर गया पानी, यानी कि यहाँ पर बादल की फॉर्मेशन हुई, ये वायु के द्वारा आगमन हुआ, आगे बढ़े बादल, और फिर यहाँ जाकर पर्वतों पर, या हम कहेंगे भूमिगत स्थान पर जाकर के ये वर्षा हुई, और वर्षा से यहाँ पर पानी पहुंच गया, और पानी पहुंचने से यहाँ से मृदा में वेदन होकर के पृथ्वी के नीचे पहुंचा, यानी कि जो मिट्टी है उसके अंदर गया, और यहाँ पर फिर भूमिगत प्रवाह से फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूरा जलीय चक्र है वो चलता रहता है। जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर महासागरों में संग्रहित जल से क्या क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और ऊर्ध्वापतन होता है। ऊर्ध्वापतन यानी कि इस फॉर्म में चलता है, ऊपर की ओर उठता है, इसी से तो वाष्पीकरण होता है। वायुमंडल में जल ये संघनन की फॉर्म में होता है। जब जल का वाष्पीकरण हो जाता है, बादल बन जाते हैं, तो वो संघनित होकर के वर्षा का रूप ले लेता है। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण किस प्रकार से होता है? तो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना। जब हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर हाई होता है, तो जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर हमारी बर्फ जमी रहती है वो पिघल करके नदियों में, महासागरों में उसका जो पानी है वो जाता है। धरातलीय जल बहाव जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रहण व जल रिसाव होता है। भौम जल, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, भौम जल का विसर्जन झरनों से होता है। तो पृथ्वी के पर पाए जाने वाले अलग
पाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी का जो अधिकतम जिस पर जल पाया जाता है तो 71% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित रहता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। 59% जो है वायुमंडल में चला जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, जिससे जलवाष्प बनते हैं। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद के रूप में ले लेता है, यानी कि हिमनद यानी कि जम जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग ताजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। जब जल का संकट पैदा होता है, एक तो जल का संकट पहले से पैदा हो रहा है, दूसरा क्योंकि इसका दोहन हो रहा है, दूसरा जो है कि जो हमारी नदियां हैं, जो स्वच्छ नदियां हैं, उनमें हम गंदगी डाल रहे हैं, जो पीने का पानी है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, इसमें गंदी फैक्ट्री का गंदा पानी मिला दिया जाता है, जिससे पूरी नदी का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो जल का संकट इससे उत्पन्न होता है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं, जल तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो वृद्धि तो होने से रही, क्योंकि ना तो जल बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। जो जल है उसको चक्रीय फॉर्म में चलता रहता है, लेकिन उसको जो गंदा है उसे होने से बचाया जा सकता है, यानी कि स्वच्छ जल कर सकते हैं। महासागरीय दस्तल का उच्चावच। तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से महासागर की भू आकृति वगैरह होती है उस सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। पृथ्वी पर जो बड़े महासागर हैं उनमें 5 को बांटा गया है, यानी कि 5 मुख्य महासागर हैं जो बड़े महासागर हैं, जिनमें से हमें दिखाई देता है प्रशांत, जो कि सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। जो हमें छोटे जो सागर हैं वो दिखाई देते हैं, खाड़ियां दिखाई देती हैं, समुद्र दिखाई देते हैं, वो इनके ही भाग होते हैं। महासागरीय दस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। जैसे हमारी भूमि होती है, जो हमारे महाद्वीप की जमीन है, उससे कुछ अलग होती है हमारे महासागरों की भूमि। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे पहले गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं, क्योंकि जो पूरा अधस्तल होता है महासागरों के नीचे वाली जो भूमि होती है वो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ होती है, क्योंकि इनके नीचे पर्वत भी होते हैं, पठारनुमा संरचना भी होती है, मैदान भी होते हैं, हर तरह की संरचना इनके नीचे दिखाई देती है। लेकिन पानी की वजह से ये ढक जाती है, तो हम इनको ऐसे ही नहीं देख सकते, लेकिन इनके अंदर जाकर के हम इनको देख सकते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा महाद्वीप पर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं, तो ऐसे ही महासागरों के नीचे भी यही प्रक्रिया चल रही होती है। महासागरीय दस्तल का विभाजन किस प्रकार कर सकते हैं? तो महासागरीय दस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गंभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयां व खड्डा आदि। महाद्वीपीय शेल्फ कैसे होते हैं? तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। यानी कि प्रवणता होती है ढाल, किस प्रकार से नीचे को जा रहा है, इस तरह से, जैसे ऐसे फिर ये इस तरह से ढाल बन गया, तो इसको हम कहते हैं प्रवणता। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, औसतन 80 होती है, ज्यादा कम थोड़ी बहुत हो सकती है, औसतन 80 होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते
अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट पर तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि हैं। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में यह 600 मीटर की गहराई पर होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। जो अवसाद होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कंकड़ पत्थर जो बहा करके लाते हैं पानी, उसको हम अवसाद कहते हैं। तो इनकी जो मोटाई है वो भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों अथवा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत जो हैं वो बने रहते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं चित्र महासागरीय स्थल के उच्चावच किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है महाद्वीपीय किनारा। ये हमारा जो महाद्वीपीय किनारा है ये है। तो यहाँ पर हमें भूपर पट्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भूपर पट्टी है वो जो हमारा महाद्वीप होता है उसकी ज्यादा होती है और महासागर की कम होती है। ये होते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। इस तरह से ढालनुमा प्रवणता होती है, प्रवणता ढाल को ही कहते हैं। ये होता है महासागरीय गर्त, ये होती है शेल्फ विभंग, इस तरह की जो बन जाती है, और ये होती है महाद्वीपीय ढाल, तो महाद्वीपीय उभार। यहाँ पर हम देख सकते हैं गंभीर महासागरीय बेसिन जो इस तरह से बनती है। ये होती है समुद्री टीला जो समुद्र के नीचे यानी कि पानी के नीचे ही ये सारी जो स्थितियां हैं, आकृतियां हैं वो बन जाती हैं। निमग्न द्वीप, निम्न द्वीप और वितलीय पहाड़ी, वितलीय मैदान और ये गंभीर समुद्री खाई यहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरह से बन जाती है। महासागरीय कटक, जो महासागरीय कटक होते हैं जो हमारे अटलांटिक महासागर में भी हैं, जिसमें से जो प्लेटें हैं वो अपसरण करती हैं, यानी कि एक दूसरे के दूर दूर जाती हैं और नीचे से जो लावा है, मैग्मा है, वो ऊपर ठंडा हो जाता है, तो उससे कटक का निर्माण हो जाता है। ये अनुपात रिफ्ट ये विभंग बन जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मध्य महासागरीय कटक, जिसमें हम देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में ये दिखाई देती हैं। महाद्वीपीय ढाल, तो महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्ड एवं खाइयां दिखाई देती हैं। गंभीर महासागरीय मैदान, तो गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके रहते हैं। महासागरीय गर्त, तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, यानी कि एक तरह से हम कहेंगे महासागरों में गड्ढा जो कि बहुत गहरा होता है, इसको हम गर्त कहते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वहां पर इनका जो गर्त है इनका निर्माण होता है। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक में और 6 जो है हिंद महासागर में देखे गए हैं। और जो सबसे गहरा गर्त है वो हमें प्रशांत महासागर में दिखाई देता है, मैरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां, ऊपर बताए गए महासागरीय धस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। महासागरीय कटक, तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। पर्वतों श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती हैं। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला, यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्रों के नीचे यानी कि महासागरों में इस तरह से टीले से बन जाते हैं। ये भी ज्वालामुखी के द्वारा ही बनते हैं, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता। ये पानी के अंदर ही जो है ढक जाते हैं, पानी ढक लेता है इनको। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्परेरर समुद्री टीला, जो प्रशांत महासागर हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है।
जो प्रशांत महासागर में हमें दिखाई देता है हवाई द्वीप पर। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियां हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निमग्न द्वीप, यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। प्रवाल द्वीप, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ वाला क्षेत्र, इसके मध्य वाला क्षेत्र जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जो महासागर हैं उनमें ये प्रवाल द्वीप दिखाई देते हैं, जो प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्माण होता है कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये प्रवाल द्वीप से जो है हमारे लक्षद्वीप का भी निर्माण हुआ है, इसका एक अच्छा उदाहरण है ये। महासागरीय जल का तापमान, तो इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। यानी कि जो जल में ऊष्मा होती है, इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण जो जल है वो ना तो ज्यादा जल्दी से गर्म होता है और ना ही ज्यादा जल्दी से ठंडा हो पाता है। एक स्थिरता इसमें बनी रहती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं इस पर? तो महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक तो अक्षांश, जो कि हमें दिखाई देता है, महाद्वीपों पर भी ये निर्भर करते हैं। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों की सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। यानी कि हम जैसे जैसे अक्षांशों की ऊपरी अक्षांश जाएंगे तो वहां पर हमें तापमान घटता हुआ नजर आता है। स्थल एवं जल का असमान वितरण हमें दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग हैं। उत्तरी गोलार्ध में हमें महाद्वीप ज्यादातर दिखाई देते हैं, जबकि दक्षिण में हमें जल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवनें, स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ सकता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। यानी कि जहां से महासागर का जो तापमान है अगर वो बढ़ा हुआ है तो जो महासागरीय धाराएं चलती हैं, पानी उठ करके आता है, उससे जो ठंडा क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है। ठंडी जल धाराएं हैं तो उससे गर्म जो जहाँ पर गर्म है वहां पर ठंडा हो जाता है और गर्म ठंडा हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को ये कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थिति परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थिति परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है। यह ताप प्रवणता, जिसको थर्मोक्लाइन कहते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरह से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। आरोही तापमान यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। यह ताप प्रवणता यहाँ से जो है थोड़ा सा स्थिर रहता है यहाँ तक तो, लेकिन फिर यहाँ से जो है ये तापमान जो है यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब गिरना स्टार्ट हो गया तो जितनी जितनी हम गहराई में जाते जाएंगे उतना ही जो तापमान है वो लगातार गिरता जाएगा। ताप प्रवणता का मतलब ही ढाल होता है। तो इस तरह से जो ढालनुमा संरचना है वो बन रही है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरू में हमें 20 डिग्री से लेकर के यानी कि जो है 22-23 डिग्री तक हमें यहाँ पर तापमान दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर तापमान जो है 4500 आने पर लगभग
जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस से जो नीचे है, यानी कि जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, माइनस में जाना है, या हम कहेंगे 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो बर्फ की फॉर्म में आने लगता है। जबकि नीचे का जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में नहीं होता। हालांकि अगर ऊपर से थोड़ी सी हम देखते हैं कि ठंडे वाले मौसम में जो कश्मीर वाला क्षेत्र होता है, या हम कहेंगे जहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर पानी की जो सतह है वो जम जाती है, बर्फ बन जाता है। लेकिन उसमें फिर भी मछलियाँ वगैरह जीवित रहती हैं, वो बर्फ में तो जीवित रह नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, वो नीचे से द्रव की अवस्था में ही रहते हैं, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है तापमान पानी का नहीं जाता है। ऊपर वाली सतह बेशक जम सकती है, लेकिन नीचे वाली सतह नहीं जमती। इसीलिए जो हमारे जीव होते हैं पानी वाले, वो जीवित रह पाते हैं। एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तले की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है, और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तल तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से निकट होता है, और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तल तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से होता है, और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस से तथा ध्रुवों के नजदीक यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं, बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थित एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है, जिसको हमने चित्र 12.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक रूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी परतों सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। जो सतह होती है समुद्र की ऊपर वाला तल, वहां पर हमें तापमान दिखाई देता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वहां का तापमान गिरता जाता है। यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारिषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की दर सभी जगह समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही माइनस में तापमान नीचे का पहुंच जाए। महासागरों की सतह के तापमान डिग्री सेल्सियस का स्थानिक जो प्रतिरूप है उसको दिखाया गया है। कहाँ पर कितना तापमान है हम देखेंगे। विषुवत वाले क्षेत्र में जो हमारे 0 डिग्री वाला है, तो वहाँ पर फिर भी हमें तापमान ठीक ठाक रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, 28 या 25 या 20। लेकिन जैसे जैसे हम अक्षांशों के ऊपर जाएंगे, यानी कि ध्रुव की ओर चले, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच रहा है। ऐसे ही हम दक्षिण वाले ध्रुव की तरफ जाए, तो यहाँ पर भी हमें 0 डिग्री तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महासागरीय जल की लवणता, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। वर्षा जल में भी जो हमारे खनिज लवण होते हैं वो मौजूद होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। यानी कि लवणीय जल के लिए लवणता का उपयोग जो है एक वर्ड यूज किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग
या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर जो है निर्भर करती है। कितना वाष्पन हो रहा है, कितनी वर्षा हो रही है, उस पर ये निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मृत सागर, जिसमें सबसे ज्यादा लवणता दिखाई देती है। ये ऐसा है अगर इसमें कोई तैरना चाहे तो वो डूबेगा नहीं। टर्की की वॉन झील, जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लवणता देखने को मिलती है, और ग्रेट सॉल्ट झील, इसमें भी अधिकतम लवणता देखने को मिलती है। लवणता का क्षैतिज वितरण, तो सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 43% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 डिग्री के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% में से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह तक 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 35 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पश्चिम के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 15 डिग्री है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक, जिसको हमने चित्र 12.5 विश्व के महासागरों की लवणता में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर महासागरों में सतही लवणता को दिखाया गया है कि लवणता कहाँ पर कितनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग लवणता दिखाई दे रही है। जो हमारा विषुवत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 34, 36, 35, 36, 35, 37 यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। ऊपर भी हमें 36, 35, 37 तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लवणता दिखाई देती है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, यानी कि हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे समुद्र की, महासागर की, उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसे कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहां किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। अगर पानी का वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, गर्म क्षेत्र में पानी है, वहां पर लवणता है, और वाष्पीकरण से क्या होता है कि जो लवणता है वो नीचे रह जाती है, केवल और केवल पानी का जो जल है उसका वाष्पन हो जाता है, तो वहां पर हमें लवणता ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर उस क्षेत्र में नदियां ज्यादा आ रही हैं, तो नदियां होती है लवणीय पानी का स्रोत होती है वो, तो वहां पर हमें लवणीयता कम देखने को मिलेगी। महासागरों के सतही क्षेत्रों में एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है।
लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जल में लवणता वगैरह होती है, किस समुद्र में हमने जो ट्रेंच वगैरह उसको देखा। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।